सभी को नमस्कार। मैं मुकेश यादव आपका AK-40 से ऑनलाइन क्लासेज के अंदर स्वागत करता हूं। देखो, अपना जो चल रहा था पाचन की कार्यकी का टॉपिक, उसका पहला भाग आप लोगों ने देखा। अभी दूसरा भाग, यानी अब तक अपन ने जो पाचन पढ़ा है वो किस भाग में पढ़ लिया, आमाशय तक पढ़ लिया था। ठीक है, आज अपन देखने वाले हैं पाचन की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया, यानी जहाँ सबसे अधिक पाचन होता है वो है छोटी आंत में। छोटी आंत में कहाँ कैसे पाचन होता है, कौन कौन से एंजाइम्स हैं, वो देखते हैं अपन। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पाचन। देखो, आमाशय के अंदर भोजन का पाचन होने के बाद में, यानी कायम में बदलने के बाद में, कायम में बदलने के बाद में जो है वो पाइलोरिक कपाट के खुलने से, यानी हम लिखेंगे कि आमाशय से भोजन छोटे छोटे समूह में पाइलोरिक कपाट के खुलने से ग्रहणी भाग में पहुंचता है। अब यह एक चीज़ ध्यान रखने वाली यह है कि भोजन जो है वो पूरा एक साथ नहीं आता है। ठीक है, कि हम ये देखें कि पूरा भोजन जो है वो एक साथ आ जाएगा ग्रहणी में, ऐसा नहीं है। आमाशय से भोजन जो छोटे छोटे अंशों में आता है। पाइलोरिक कपाट खुलता है, कुछ भाग आया, फिर पाइलोरिक कपाट बंद हो गया, फिर खुलेगा, फिर कुछ भाग आया, यानी ये प्रोसेस जो लगातार चलती रहती है। ठीक है, तो इस ग्रहणी भाग के अंदर, यानी हमें पता है छोटी आंत के अंदर 3 भाग होते हैं। ग्रहणी होता है, जेजुनम मध्यांतर होता है, और क्षुधांतर यानी इलियम होता है। ठीक है, तो इन तीनों भागों के अंदर पाचन कहाँ कैसे होता है, तो इसके लिए ये है छोटी आंत के ग्रहणी भाग में सर्वाधिक पाचन होता है। सबसे अधिक पाचन कहाँ पर होता है? ग्रहणी भाग में होता है। और ग्रहणी भाग में पाचन के लिए कौन कौन से काम करते हैं? छोटे आंत के अंदर पाचन के लिए 3 पाचक रस काम करते हैं। 3 पाचक रस कार्य करते हैं। 3 पाचक रस कौन कौन से हैं? नंबर 1 यकृत, नंबर 2 अग्नाशयी रस, और नंबर 3 आंतरीय रस। ये 3 पाचक रस जो है वो काम करते हैं। ठीक है, इन तीनों का हम देखेंगे कौन कौन सा पाचक रस कैसे कैसे काम करता है। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ यकृत के द्वारा जो पाचक रस स्रावित किया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? पित्तरस। यानी पहला पाचक रस पित्तरस किसके द्वारा स्रावित होगा? यकृत के द्वारा। ठीक है, और जब भोजन का पाचन करना है, ठीक है, तो उस स्थिति के अंदर ये पित्तरस कहाँ से आएगा? पित्ताशय से आएगा, डायरेक्ट यकृत से भी आ सकता है। ठीक है, कुछ चीज़ें और जो ध्यान रखने वाली है वो ये कि यकृत के जो पित्ताशय उससे आने वाली जो वाहिनी है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, जिसका नाम क्या है? सामान्य पित्तवाहिनी। ये पित्तवाहिनी जो है वो कहाँ खुलती है? ग्रहणी में खुलती है। किसकी सहायता से खुलती है? ये अग्नाशयी वाहिनी के साथ जुड़ करके। चलो मैं आपको ये यहाँ पर बता ही देता हूँ। यानी ये सामान्य पित्तवाहिनी तो कहाँ से आई? ये यकृत से आ रही है, और अग्नाशय से आने वाली जो वाहिनी है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम मुख्य अग्नाशयी वाहिनी, या ये नाम है उसका वायरसंघ डक्ट। मुख्य अग्नाशयी वाहिनी कह दो या वायरसंघ डक्ट इसको कह दो। ये आकर के इसके साथ जुड़ती है। किसके साथ? सामान्य पित्तवाहिनी के साथ। दोनों जुड़ करके एक संरचना बना लेते हैं, जिसको एम्पुला ऑफ वेटर कहते हैं। ठीक है, और ये एम्पुला ऑफ वेटर जो है, यहाँ पर जो कपाट पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? स्पिंक्टर ऑफ ओडी कहते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। स्पिंक्टर ऑफ ओडी। ठीक है,
बात समझ में आ गई। इस स्फिंक्टर ऑफ ओडी के खुलने से ही इधर से ये रस अग्नाशयी रस और इधर से ये पित्तरस कहाँ पर पहुँचते हैं, इस ग्रहणी भाग में पहुँचते हैं। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस अग्नाशय से दो वाहिनियां जो है ग्रहणी के अंदर खुलती हैं। एक तो वायर संडक्ट कहलाती है, एक कहलाती है सेंटोरिनी डक्ट, जिसको सहायक अग्नाशयी नलिका भी कहते हैं। ये नलिका जो है ये मुख्य अग्नाशयी नलिका कहलाती है। इस मुख्य अग्नाशयी नलिका से, यानी कि जहाँ पर ये एम्पुला ऑफ वेटर खुलता है उससे लगभग 2.5 सेंटीमीटर पहले ये जो सहायक नलिका है वो पहले खुल जाती है। ठीक है, ये कुछ नाम थे जिनको आप तैयार कर सकते हो, पूछा जा सकता है ये एग्जाम के अंदर कि कौन कौन सी जो नलिकाएं हैं। पूछा जनरली तो ये जाता है वायरसन डक्ट किससे संबंधित है, सेंटोरिनी डक्ट किससे संबंधित है, तो ये मिलान वाले क्वेश्चन के अंदर आता है। देखो हम देख रहे थे पित्ताशय के द्वारा पित्तरस का जो श्रवण किया जा रहा है वो भोजन का पाचन कैसे करता है वो बताता हूँ। देखना, पित्तरस के अंदर कोई पाचक एंजाइम नहीं होता, पाचक एंजाइम नहीं होता, लेकिन ये क्या करता है, ये वसा की बड़ी बूंदों को छोटी बूंदों में परिवर्तित कर देता है। किस में परिवर्तित कर देता है, छोटी बूंदों में। ठीक है, कौन सी क्रिया द्वारा, ये वसा की बड़ी बूंदों का छोटी बूंदों में परिवर्तित होना पायशीकरण की क्रिया है। और ये बनने वाली जो छोटी बूंदें हैं उनको हम मिसेली कहते हैं। क्या कहते हैं, मिसेली। मिसेली क्या है, मिसेली का मतलब ये है वसा की बड़ी बूंदों का छोटी बूंदों में परिवर्तित होना। बनने वाली छोटी बूंदें क्या कहलाती है, मिसेली कहलाती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। और यही जो मिसेली हैं इन पर लाइपेज एंजाइम काम करता है। ये लाइपेज एंजाइम जो है अग्नाशयी रस और आंतरिक रस में पाया जाता है। ठीक है, और ये मिसेली पर लाइपेज एंजाइम काम करके जो लिपिड है, बता देता हूँ यहीं पर, आगे आप लोगों को ज़्यादा समस्या नहीं होगी। लिपिड जो है उस लिपिड को लाइपेज एंजाइम किस में परिवर्तित कर देगा, ये वसीय अम्ल यानी फैटी एसिड, और किस में बदल देगा, अल्कोहल में बदल देगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। लिपिड का पूर्णतया पाचन कैसे होता है। देखो, लिपिड के पाचन के लिए सबसे पहली जरूरी चीज ये है कि वसा की बड़ी बूंदों का छोटी बूंदों में परिवर्तित होना जरूरी है। अगर ये छोटी बूंदों में नहीं बदलेगा तो ये लाइपेज एंजाइम जो है, ये लाइपेज एंजाइम इनके साथ जुड़ नहीं पाता। बड़ी बूंद के साथ लाइपेज एंजाइम जुड़ नहीं पाएगा अच्छे से, जिससे उसका पाचन नहीं होगा। ठीक है, इसलिए पहले बड़ी बूंदों को छोटी बूंदों में बदलना है। ये बदलने का काम किसका है, पित्तरस का काम है। पित्तरस के द्वारा वसा की बड़ी बूंदों को छोटी में बदलना क्या कहलाता है, पायशीकरण कहलाता है। वसा की बनने वाली छोटी बूंदों को हम क्या कहते हैं, मिसेली कहते हैं। ऐसे समझ लो ये बड़ी बूंद है और ये छोटी छोटी बूंदें हैं। ठीक है, अब ये जो छोटी छोटी बूंदें हैं, इन छोटी छोटी बूंदों पर ऐसा समझ लो आप, ये छोटी छोटी बूंदें हैं, इन पर ये लाइपेज एंजाइम काम करते हैं। ये एंजाइम है जो इनके साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है, इनके साथ जुड़ करके इनको छोटे रूपों में बदल देते हैं। ये छोटे रूप क्या है, ये वसीय अम्ल है और ये मान लो क्या है, एल्कोहल है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वसीय अम्ल और एल्कोहल बन जाते हैं किसके द्वारा, लिपिड के द्वारा। बात समझ में आ गई। लिपिड का पाचन कैसे होता है, पित्तरस की सहायता से होता है। समझ में आ गया। ये जो एंजाइम है लाइपेज, ये लाइपेज पित्तरस का एंजाइम नहीं है बल्कि अग्नाशयी रस का एंजाइम है ये। समझ में आ गई चीज, अग्नाशयी रस भी यहाँ उपस्थित होता है। ठीक है भाई, जैसे ही पित्तरस आया, पित्तरस के साथ ही क्या अग्नाशयी रस भी आता है, तो दोनों साथ साथ काम करते हैं। ऐसा नहीं कि पहले पित्तरस काम करेगा बाद में अग्नाशयी रस काम करेगा, ऐसा नहीं है, दोनों साथ साथ काम करते हैं। इसी दौरान जो है आंतरिक रस भी काम करता है। ठीक है, लेकिन पढ़ेंगे तो एक ही ना, सारे एक साथ थोड़ी पढ़ लेंगे। समझ में आ रही है चीज़। ठीक है, तो ये हो गया पित्तरस के द्वारा पाचन। देखो उसके बाद में अगला पाचन के लिए दूसरा जो पाचक रस है वो अग्नाशयी रस। अग्नाशयी रस के अंदर
कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं। पिछले वीडियो के अंदर भी अपन ने ये चीज़ें डिस्कस की थी, जब मैंने आपको अग्नाशय के बारे में बताया था, उसमें मैंने सारे एंजाइम्स का नाम बताया था। देखो, अग्नाशयी रस के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो मुख्यतया प्रोटीन के पाचन के लिए होते हैं। ठीक है, तो अगर अपने को ये पूछा जाए कि वह पाचक रस का नाम बताइए जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए एंजाइम्स पाए जाते हैं, तो वो कौन सा है? अग्नाशयी रस। ठीक है, प्रोटीन का पाचन करने वाले एंजाइम्स को प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स कहते हैं। प्रोटीन का पाचन करने वाले एंजाइम्स को क्या कहा जाता है? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स कहा जाता है। अब अग्नाशयी रस में कौन कौन से एंजाइम्स हैं? आप लोगों को नाम बताया था। अग्नाशयी रस में पाए जाने वाले जितने भी एंजाइम्स हैं उनको हमने 4 भागों में बांटा था। ठीक है, जिसमें पहला प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स ही थे। देखो, इसमें पहला नाम जो है वो आपको बताया था ट्रिप्सिनोजन। देखो, ट्रिप्सिनोजन जो है वो निष्क्रिय रूप में है। अग्नाशयी रस के अंदर पाए जाने वाला ट्रिप्सिनोजन जो है वो किस रूप में? निष्क्रिय रूप में। इसको सक्रिय रूप में बदलने के लिए एक एंजाइम की आवश्यकता होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? एंटेरोकाइनेज। क्या कहते हैं? एंटेरोकाइनेज। और ये एंटेरोकाइनेज जो है वो कहाँ से स्रावित होता है? ये आंतरीय रस में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? आंतरीय रस में। इस एंटेरोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में ट्रिप्सिनोजन जो है वो किस में परिवर्तित हो जाता है? ट्रिप्सिन में, यानी सक्रिय एंजाइम में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, और ये ट्रिप्सिन जो है वो क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करेगा? प्रोटीन का। और प्रोटीन को किस में बदल देगा? पॉलीपेप्टाइड चेन्स में, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में। ठीक है, इसी प्रकार से जो दूसरा एंजाइम है वो है काइमोट्रिप्सिनोजन। ये जो काइमोट्रिप्सिनोजन है ये भी क्या है? निष्क्रिय है। इसको सक्रिय करने का काम किसका है? ट्रिप्सिन का है। ट्रिप्सिन की उपस्थिति में किस में बदल जाता है? काइमोट्रिप्सिन में। और काइमोट्रिप्सिन जो है, ये काइमोट्रिप्सिन क्या करता है? ये भी प्रोटीन का पाचन करता है। क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। और प्रोटीन को किस में बदल देता है? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं में, पॉलीपेप्टाइड्स में बदल देता है। ठीक है, अब तीसरा एंजाइम, 2 एंजाइम है। एक तो है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज और एक है एमिनो पेप्टाइडेज। देखो, प्रोटीन के अंदर जो बंध पाया जाता है, यानी एमिनो अम्लों को आपस में जोड़ने से प्रोटीन बनती किन से है? एमिनो अम्ल से। एमिनो अम्ल आपस में जुड़ने से क्या बनती है? प्रोटीन बनती है। ठीक है, तो ये एक एमिनो अम्ल दूसरे एमिनो अम्ल से जिस बंध की सहायता से जुड़ता है प्रोटीन बनाने में, उसी बंध को हम क्या कहते हैं? पेप्टाइड बंध कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? पेप्टाइड बंध कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो अनेक एमिनो अम्लों के जुड़ने से जो श्रृंखला बन गई उसी को हम क्या कहते हैं? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला कहते हैं। तो इन पेप्टाइड बंध को तोड़ने का काम जो है वो ये एंजाइम्स कर रहे हैं। तो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज तो क्या है? ये ऐसा एंजाइम है जो ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है, इसको कौन से सिरे की तरफ से तोड़ता है? कार्बोक्सिलिक समूह की ओर से तोड़ता है। किस समूह की तरफ से? कार्बोक्सिलिक समूह की तरफ से। आप इतना छोड़ दो, आप तो केवल इतना याद रखो कि ये कार्बोक्सी पेप्टाइडेज और एमिनो पेप्टाइडेज। अगर ध्यान रखना चाहो तो ये रख सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं। ये तो एमिनो समूह की तरफ से पाचन करता है और ये कार्बोक्सिलिक समूह की तरफ से पाचन करता है। क्योंकि पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के अंदर 2 सिरे होते हैं, एक NH2 सिरा यानी एमिनो समूह वाला और दूसरा होता है कार्बोक्सिलिक समूह वाला सिरा। पता है आप लोगों को एमिनो अम्ल का संरचना सूत्र ये होता है NH2CHRCOH। तो ये तो एमिनो समूह है और ये क्या है? कार्बोक्सिलिक समूह है। ठीक है, तो जिस तरफ पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के अंदर ये होता है उसको एमिनो समूह कहते हैं या एमिनो सिरा कहते हैं, एन सिरा कहते हैं। जिस तरफ ये होता है उसको क्या कहते हैं? सी सिरा। पूरी बड़ी कहानी है। आप लोग देखो, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज इस तरफ से काटेगा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को और ये एमिनो पेप्टाइडेज इस तरफ से काटेगा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को। नाम याद रख लेना भाई, अगर नहीं तो बाकी समझ में तो आ जाएगा अगर आप थोड़ा सा प्रयास करोगे तो। ठीक है,
देखो आगे, उसके बाद में अगला एंजाइम, 4 हो गए, ये 4 प्रोटीन के पाचन वाले थे। उसके बाद में अग्नाशयी रस के अंदर कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए क्या पाया जाता है? एमाइलेज पाया जाता है, जिसको अग्नाशयी एमाइलेज कहते हैं। किसका पाचन करता है? स्टार्च का पाचन करता है। किस में बदलता है? माल्टोज में बदलता है। बताया था ये उस समय भी, कुछ ज़्यादा नहीं है। 5वां एंजाइम अल्फा एमाइलेज कह दो, किसका पाचन करेगा? स्टार्च का। किस में बदलेगा? माल्टोज में। ठीक है। अगला एंजाइम लाइपेज। लाइपेज क्या करता है ये मैंने आपको बता ही दिया है। अगला एंजाइम जो है वो है न्यूक्लिएज। देखो न्यूक्लिएज क्या करेगा? न्यूक्लिएज ऐसे एंजाइम होते हैं जो केंद्रक में पाए जाने वाले अम्ल, केंद्रक में पाए जाने वाले अम्ल कौन से हैं? डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए, हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उसमें डीएनए आरएनए भी होता है ना, और आनुवांशिक पदार्थ तो होता ही है। कोशिकाएं लेते हैं ना, पादप की कोशिका ले, जंतु की कोशिका ले, तो उनमें डीएनए आरएनए होता ही है, उसका भी तो पाचन होगा। तो उनका पाचन करने के लिए जो एंजाइम्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लिएज कहते हैं। ठीक है। कहाँ से शब्द आया है? केंद्रक से है। केंद्रक के लिए न्यूक्लियस शब्द आता है। ठीक है। और न्यूक्लियस में पाए जाने वाले जो अम्ल हैं, डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल और राइबोन्यूक्लिक अम्ल दोनों है ना, तो ये जो अम्ल है उनके पाचन के लिए एंजाइम कौन सा हो गया? न्यूक्लिएज। ठीक है। तो ये एंजाइम्स कहाँ पर पाए जाते हैं? ये अग्नाशयी रस में पाए जाते हैं। ठीक है। अब देखो आंत्रीय रस में, आप लोगों को ये एंजाइम्स का ध्यान रखना कि एंजाइम किससे संबंधित है। देखो आंत्रीय रस, आंत्रीय रस के अंदर कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं? तीसरा, आंतरीय रस में जो एंजाइम्स पाए जाते हैं वो शर्करा के पाचन के लिए पाए जाते हैं। किसके पाचन के लिए होते हैं? शर्करा के पाचन के लिए होते हैं। कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं? एक तो अभी आपको बताया एंटेरोकाइनेज, एंटेरोकाइनेज। इस एंजाइम का क्या काम है? इस एंजाइम का काम है, अभी आपको बताया कि जो ट्रिप्सिनोजन है निष्क्रिय है, उसको सक्रिय ट्रिप्सिन में बदलना है, तो कौन सा एंजाइम चाहिए? एंटेरोकाइनेज चाहिए ना। तो एंटेरोकाइनेज किस में पाया जाता है? आंतरीय रस में। आंतरीय रस कहाँ से स्रावित होता है? ये छोटी आंत की जो दीवार है उसमें पाए जाने वाली कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है। ठीक है। जो क्रिप्स ऑफ ल्यूबरक्यूहेन वगैरह आपने पढ़े हैं, वहाँ से इस जूस का श्रावण किया जाता है भोजन को पाचन के लिए। दूसरा, हमारे पास स्टार्च के डाइजेशन से कौन सी शर्करा बनी थी? माल्टोज बनी थी। तो माल्टोज के पाचन के लिए माल्टेज, माल्टेज एंजाइम क्या करता है? ये माल्टोज शर्करा को इधर लिख देता हूँ, क्या करता है? माल्टोज जो शर्करा है उसको किस में बदल देता है? ग्लूकोज में। देखो ओज शब्द जिसके साथ लगा हुआ है वो क्या होती है? शर्करा होती है। ठीक है। और एज जिसके साथ लगा हुआ है वो क्या कहलाता है? एंजाइम होता है। ठीक है। आप थोड़ा सा ये ट्रिक भी ध्यान रख सकते हो, हालांकि ये तो पूरा नियम ही है। ट्रिक क्या है? एज लगा हुआ, देखो इसमें भी ये सारे क्या है? एंजाइम है। इसमें ओज लगा हुआ, इसका मतलब भी क्या है? शर्करा है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? लैक्टोज। फिर देखो ओज लगा हुआ है, इसका मतलब शर्करा है। इसका पाचन कौन करेगा? इसके पाचन के लिए जो एंजाइम होगा उसका क्या नाम है? लैक्टेज। एज लगा हुआ है, इसका मतलब एंजाइम है। किसका पाचन करेगा? दूध में पाए जाने वाली शर्करा का, जिसका क्या नाम है? लैक्टोज। ये क्या है? शर्करा है। किस में पाई जाती है? दूध में। किस में बदलेगा? ये लैक्टेज एंजाइम इसको किस में बदल देगा? ग्लूकोज में। और साथ में किस में बदल देगा? गैलेक्टोज में, गैलेक्टोज में। ठीक है। इसी प्रकार से देखो सुक्रेज, सुक्रेज ये फ्रूट्स के अंदर, गन्ने के अंदर जो रस होता है उसमें कौन सी शर्करा पाई जाती है? सुक्रोज। साथ साथ में आपका ये भी क्लियर हो जाएगा, सुक्रोज का पाचन किस एंजाइम की सहायता से होगा? सुक्रेज के द्वारा। ये इसको किस में बदल देगा? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। फ्रक्टोज शर्करा किस में पाई जाती है? फलों में पाई जाती है। ठीक है। इसी प्रकार से देखो अगला एंजाइम, ये जो एंजाइम्स हैं ये सारे किसके लिए? शर्करा के पाचन के लिए है। बात समझ में आ रही है? इसके अलावा
जो डीएनए और आरएनए बने थे उनके पाचन के लिए ही दो एंजाइम होते हैं। आप चाहो तो नाम याद रख सकते हो उनको, न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज कहते हैं। नहीं तो कोई बात नहीं, आप इतना ध्यान रख लो, डीएनए और आरएनए के पाचन के लिए यहाँ पर भी दो एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोसाइडेज और न्यूक्लियोटाइडेज, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ भी लाइपेज का स्रावण होता है, ठीक है। कुल मिलाकर के आंतरिक रस के अंदर पाए जाने वाले ये एंजाइम्स हैं। इसके अलावा ये भी एक एंजाइम है इलेस्टेज। इलेस्टेज एंजाइम क्या करता है, ये हमारे भोजन के अंदर पाए जाने वाले जो रेशे हैं, यानी फाइबर्स जो हम ग्रहण करते हैं, ठीक है, जो रेशों को लेते हैं उनके पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है, इलास्टेज। बात समझ में आ गई। तो छोटी आंत के अंदर पाचन किन के द्वारा होता है, इन तीन पाचक रसों के द्वारा। पित्त रस बता दिया, अग्नाशय रस बता दिया और आंतरीय रस बता दिया। यहाँ से जो भोजन आगे स्थानांतरित होगा, हालांकि इस ग्रहणी भाग के अंदर लगभग भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है, फिर भी कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनका पाचन नहीं होता है, जैसे सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो है उसका हमारे शरीर के अंदर पाचन नहीं हो पाता क्योंकि कोई एंजाइम ही नहीं है पाचन के लिए। तो इसका पाचन जो है वो बड़ी आंत के सिक्कम भाग में होता है। बड़ी आंत के कौन से भाग में होता है, सिक्कम भाग के अंदर। वहाँ पर बैक्टीरिया के द्वारा स्रावित एंजाइम्स के द्वारा होता है। बाकी पूर्ण पाचन जो है वो कहाँ हो जाता है, छोटी आंत में, ठीक है। यानी पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया कहाँ तक पूर्ण हो जाती है, ये छोटी आंत तक पूर्ण हो जाती है। उसके बाद में बड़ी आंत में भोजन का पाचन आंशिक रूप से केवल सेल्यूलोज का होता है और किसी का नहीं होता। और इसी छोटी आंत के अंदर भोजन का क्या हो जाता है, अवशोषण, कहाँ पर, इलियम भाग के अंदर। ध्यान आपको रखना है, भोजन का सर्वाधिक अवशोषण किसके अंदर होता है, क्षुदांतर या इलियम लिखा हुआ मिलेगा आपको। समझ में आ गई। तो ये अपना पूरा हो गया किसका, भोजन का पाचन। भोजन का पाचन आहार नाल के विभिन्न भागों में कैसे कैसे होता है, पूरा हो गया है, ठीक है। अब इसके अंदर अपना एक भाग रहा है, वो है इससे संबंधित बीमारियां, जिसको अपन विटामिन आपको बताए जाएंगे। विटामिन के साथ मिलाकर के विटामिन की कौन कौन सी बीमारियां क्या होते हैं उनको, और ये आहार नाल से संबंधित बीमारियां, इन सबको मिलाकर के एक साथ बता दिया जाएगा, ठीक है। एक और शब्द आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखो, बोलस जो है वो तो कहाँ से आता है, मुगुआ से आता है। काइम जो है वो कहाँ से आता है, आमाशय से आता है। और यहाँ से जो छोटी आंत से भोजन का जो स्वरूप बाहर निकलता है पाचन के बाद में, उसको बोलते हैं काइल, ठीक है। तो ये तीन शब्द आप ध्यान रख सकते हो, बोलस, काइम और काइल। काइल जो है भोजन का आखिरी स्वरूप है जो छोटी आंत के अंदर पाचन के बाद में बनता है, ठीक है। तो ये अपना पाचन की पूरी कार्य की है। आप लोग इसको बढ़िया से तैयार करोगे, तैयार हो जाएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।